नमस्कार दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर हैं 10 मार्च के मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरा नाम है आदित्य मलिक और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेशन के साथ मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करना चाहता हूँ। ज़रा देखिए, वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। बहुत ही अच्छी लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ सुबह उठते हैं तो शाम को सोते वक्त आपको ज़रूर महसूस होगा कि आपने दिन में कुछ सीखा है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट खबर, पहली जो खबर है आपके ऊपर, उसके आते हैं। फर्स्ट एवर क्वाड समिट ऑन मार्च 12 मार्च को पहला समिट, समिट का मतलब होता है जहाँ पर कई ग्रुप आपस में बैठकर बात करें। तो क्वाड में मैंने आपको बताया था 4 देश आते हैं, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इस क्वाड को बनाने का जो आइडिया है वो जापान से आया था और जो चारों देशों में सबसे अंत में लास्ट में जो जुड़ा है वो है इसका ऑस्ट्रेलिया। इस ग्रुप को बनाया था चाइना जो है उनकी जो रूढ़िवादी नीति है उसको दबाने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था। तो ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप नहीं है, यानी आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना नहीं हुई है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है। नेक्स्ट बात करें तो इस ग्रुप ने मालाबार एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था 2 पार्ट्स में। एक पार्ट यहाँ पर अरेबियन सी में हुआ था और दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें कुल 184 देशों के अंदर से ये बनाई गई है। इसको बनाता कौन है, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम को बनाता है हेरिटेज फाउंडेशन। कहाँ पर, ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स करता क्या है, ये बताता है कि किसी भी देश के अंदर व्यापार करने के, पैसे कमाने के किस तरीके की आज़ादी मिली हुई है नागरिकों को, उसको ये देखकर बताता है। और कुल ये 12 पॉइंट्स को देखता है। उस हिसाब से देखा जाए तो एशिया और प्रशांत महासागर में लगते हुए जितने भी देश हैं जिन्हें एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ कहा जाता है, उन 40 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक है 26। और 184 कंट्रीज़ की बात करें तो जो टॉप रैंक है वो है सिंगापुर की। टॉप रैंक किसकी है, सिंगापुर की। और सेकेंड रैंक है आपकी न्यूजीलैंड की। तो इसमें बात करें तो 100 में से स्कोर दिया जाता है, तो भारत का स्कोर इसमें 56.5 रहा है। देखिए, अभी तक ये कुल 26 बार आ चुका है और इन 26 बारों में जो टॉप पर रहते थे वो थे हांगकांग। हांगकांग जो था वो इस बार ऐड ही नहीं किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस देश को इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से निकाल दिया गया है या उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो बात नहीं की गई है किसके बारे में, हांगकांग के बारे में। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसको क्यों निकाला गया है, तो जरा सुनिए। हांगकांग के ऊपर चाइना ने एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी को ख़त्म करके अपना राज चलाने का प्रयास किया है, जिसके चलते वहाँ पर फ्रीडम इंडेक्स के सभी मापदंड समाप्त हो जाते हैं, जिसलिए हांगकांग को इस बार इसमें नहीं रखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। अगली खबर में बढ़ते हैं। ये कुछ उससे जुड़ी बातें हैं, ज़रा फटाफट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट पेपर में आती हैं, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक है 116, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में 89, ग्लोबल हंडर इंडेक्स में 94, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131। ये जो HDI है और जो ऊपर है HCI, इन दोनों का ध्यान रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं छोटे से लेकर बड़े पेपर तक। 131 और 116। फ्रीडम इंडेक्स की बात अभी अभी हम करी थी, वो हमने 2020 की बात करें तो भारत की रैंक 111 उसमें रही थी। करप्शन की बात की जाए तो 86 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो 144। हैप्पीनेस के मामले में हम अपने सभी पड़ोसी देशों से पीछे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबसे पीछे हम आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। एक और बात, अगर आप की प्रेस इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो उसमें भी भारत की रैंक 142 रही है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। आपका निसार, निसार की फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। नाम से ही पता चल जाता है, ये जो निसार आपकी सैटेलाइट है, ये एक प्रकार की सैटेलाइट है जो इसको 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, नासा ने और इसरो ने। ये भी एक क्वेश्चन है, नासा इसरो ने निसार बनाई है, बहुत अच्छी बात है। इसको कैसे बनाया गया है, इसरो ने इंडिया के अंदर बना एक रडार बनाया है और इस रडार को बनाने में जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो नासा ने दिया है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में GSLV के द्वारा, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है जी। अब बात करते हैं कि ये करेगा क्या। ये अर्थ के चारों तरफ घूमकर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें देगा, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध की हाई रेजोल्यूशन क्लियर पिक्चर्स हमें दिया करेगा रोजाना। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन प्राप्त करने के लिए इसमें 2 बैंड आपके लगे हैं, S and L बैंड।
एस जो बनाया गया है वो इसरो ने बनाया है, और एल की जो टेक्नोलॉजी है वो नासा से आई है। अब जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। नासा कब बना था आपका? 1958 में। इसके हेड कौन है अभी? जिम ब्रिंडनस्टीन, याद रखिएगा, जिम ब्रिंडनस्टीन, और इसके हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन डीसी। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को बना था, और इसको बनाया किसने था? विक्रम साराभाई के द्वारा, यानी कि उन्होंने इसके लिए पिच किया था, तब जाकर ये बना था। और इसके हेड जो हैं अभी फ़िलहाल वो हैं डॉक्टर के सिवान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, के सिवान इसरो के हेड हैं, और इसका हेड क्वार्टर है आपका बेंगलोर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। जो अदर इंपॉर्टेंट मिशन है इससे जुड़े हुए उसकी बात करें तो चंद्रयान 3 जो है, दूसरा तो आपका हल्का सा सफल हुआ था, पहला पूरा सफल था। दूसरे वाले में लूनार स्पेस पे उतरे थे। चंद्रयान 3 उतर कर हम वहाँ पर जरूर करके दिखाएंगे। ये कब भेजा जाएगा? 2022 में। इंडिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी, सोलर का मतलब है सूर्य को अध्ययन करने वाली जो पहली ऑब्जर्वेट सैटेलाइट्स है वो है आपकी आदित्य L1। ये कब भेजी जाएगी? 2022 में भेजी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वीनस के चारों तरफ ऑर्बिटर जो भेजा जाएगा 2024 का प्लान है। एक हाल ही में एक सैटेलाइट जो ब्राज़ील की सैटेलाइट है जिसका नाम है एमाजोनिया, ये लॉन्च की थी इसरो ने, किसके द्वारा? PSLV C51। ये एक लॉन्च व्हीकल है, इसका नाम है C51। कब लॉन्च की थी? 28 फरवरी 2021 को। और एक अगला मिशन जो है आपका वो है गगनयान। गगनयान कब भेजा जाएगा? 2022 में, याद रखिएगा। चलिए, ये थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ आपको PSLV और GSLV के बीच। PSLV जो है वो हल्के लोड को ले जाता है, यानी जो सैटेलाइट्स वगैरह ले जानी होती हैं वो इस लॉन्च व्हीकल, ये लॉन्च करता है, धरती से उड़कर यही ले जाता है। लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको। दो तरह का है, पहले PSLV होता था, अब GSLV आ चुका है। GSLV काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, Mark 3 तक हम पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं आप, दोनों का डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। इसमें हम वजन उठाने की जो कैपेसिटी है वो आप GSLV की ज़्यादा देख सकते हैं, प्लस जो रेंज है वो GSLV की 36,000 किलोमीटर की आपकी दिख रही है, और उसमें 900 किलोमीटर। देखिए, पोलर सैटेलाइट का मतलब होता है जो पोल्स के सिंक्रोनाइज मोशन में घूमता है, और जो जियो सिंक्रोनस होता है वो इक्वेटर वाली रिंग में घूमता है। तो यहीं से पता चलता है कि जो रेडियस है धरती का वो इक्वेटर पे बड़ा है, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस तक कौन जाता है? आपका GSLV आपका चलता है। ठीक है भाई, तो ये आगे बढ़ते हैं। ये 4 स्टेज है PSLV, और GSLV आपका 3 स्टेज व्हीकल होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रंटियर गांधीज ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है हाल के दिनों में इंग्लिश में। अब फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रंटियर गांधी आपका कहा जाता है अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। अब बात आती है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट अब किया है, तो जाहिर सी बात है पहले किसी न किसी ने बनी होगी। तो जो ये ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी थी वो बनाई थी राजमोहन गांधी ने, किस लैंग्वेज में? पाश्तो लैंग्वेज में। और इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया है इम्तियाज़ अहमद ने, और इसको पब्लिश किया है रोली बुक्स ने। रोली बुक्स यहाँ की क्या है? पाकिस्तान की पब्लिकेशन है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पब्लिकेशन में से लॉन्च किया है। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, अब्दुल गफ्फार खान ने किस मूवमेंट को लेड किया था, किस आंदोलन को ये अध्यक्ष के रूप में काम किए थे? तो उसका नाम है खुदाई खिदमतगार, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ गॉड इंग्लिश में कहते हैं। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के ये प्रमुख कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये कब से कब चला था? 1930 से 1947 तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बापू और फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और प्रिंस ऑफ पैट्रियोट्स कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और कवि गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, मराठा केसरी और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट का फादर भी कहते हैं, यानी कि क्रांतिकारी समूह का जो मुख्य चेहरा था वो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, बहुत पेपरों में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, जितेंद्र दास को देशबंधु, और महाराजा रणजीत सिंह को लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब, और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, जो भी हमने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयुष संजीवनी ऐप, ये आयुष संजीवनी ऐप किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दो मिनिस्ट्रीज़ ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिख लीजिएगा इस बात को। किसके द्वारा लॉन्च की गई? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, प्लस अर्थ एंड साइंस
मिनिस्ट्री जो है उसके भी वो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, 2 मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं। प्लस इनको एक और इम्पोर्टेंट पद मिला हुआ है, गावी इंस्टीट्यूट है एक स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर इनको चेयरपर्सन बनाया गया है जो WHO की सहायता से चलता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आयुष संजीवनी ऐप में कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा? 50 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है। इसके जरिए क्या करेगा? योगा, संजीवनी बूटीज़ और जितने भी आपके आयुर्वेदिक उपचारों के जरिए पेशेंट्स को ठीक किया जाएगा, उन्हें सलाह दी जाएगी योगा के जरिए, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ये 2 लैंग्वेज में आपका अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये कोरोना के चलते बनाया गया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कोरोना से जुड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो भारत में कोरोना से जो पहली डेथ हुई थी वो कर्नाटक में हुई थी, और जो भारत में पहला केस मिला था वो केरल में मिला था, और वर्ल्ड में पहला केस कहाँ मिला था? चाइना के वुहान में। और जो वायरस इसको फैला रहा है उसका नाम है SARS-CoV-2। ध्यान रखिएगा, SARS-CoV-2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरी ऐप जो हाल के फिलहाल में दिनों में आपकी आई हैं वो क्या है? सतर्क नागरिक ऐप। सतर्क नागरिक ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर में। इसमें क्या किया जाएगा? जब भी आप दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई शोरूम से चीज़ खरीदते हैं, तो कस्टमर को जो बिल मिलता है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, इसकी जांच आप कर सकते हैं सतर्क नागरिक ऐप से। दूसरी बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक नया सुपर 75 इनिशिएटिव भी शुरू किया है मनोज सिन्हा ने। किन्होंने शुरू किया है? मनोज सिन्हा ने। सुपर 75 में क्या किया जाएगा? जो वहाँ पर गरीब लड़कियाँ हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप है वो रखी जाएगी। और यहाँ पर 75 का मतलब ये नहीं है कि 75 गर्ल्स के लिए, नहीं, 75 इसलिए आगे रखा गया है क्योंकि ये भारत के आज़ादी जो 75वें आज़ादी दिवस आएगा उसको उसको सम्मान देने के लिए रखा गया है। अगली आपकी बात करें, कू ऐप कुछ दिनों के लिए आई थी और हवा के झोंके की तरह चली गई थी। ट्विटर को रिप्लेस करने के लिए इसको लाया गया था, और इसकी जो पहली भाषा थी कू ऐप की वो थी कन्नड़। नेक्स्ट, इंडियन व्हाट्सएप के रूप में एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, इसका नाम है संदेश ऐप। ध्यान रखिएगा, भारतीय व्हाट्सएप कौन सा है? संदेश ऐप। यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं वो लोगों पे डिपेंड करता है, पर मेक इन इंडिया के तहत आपको थोड़ा बहुत इनिशिएटिव दिखाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें, आरोग्य सेतु भी लॉन्च की थी, आप सभी को पता है, सभी के फ़ोन में भी होगी। तो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च की थी, कोरोना से जुड़े हुए संक्रमण की जाँच करने के लिए। और कितनी भाषाओं में थी? 12 भाषाओं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम जो हैं वो अपना रिजिग्नेशन देंगे, ये कल की न्यूज़ में आप सभी ने सुना होगा, यानी 9 मार्च को। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र रावत। तो वो किससे मिले? वो गवर्नर से मिलेंगे जो उत्तराखंड के, क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो अपना रिजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल दबाव है उनके ऊपर बीजेपी पार्टी का। तो त्रिवेंद्र रावत जो हैं वो वर्तमान में 8वें नंबर के सीएम हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड आपका बना कब था? 2000 में, और तब आपके जो पहले सीएम थे वो थे नित्यानंद स्वामी। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीटें हैं 70, जिनमें वर्तमान में 57 एमएलए किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अपना अगला सीएम भी सोच के बैठी होंगी, और वो अगला सीएम जहाँ तक खबर आ रही है मेरे हिसाब से या न्यूज़ के आधार पर वो धन सिंह रावत को बनाया जा सकता है कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात करें, हिस्ट्री में, उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो 20 सालों की है, यानी 2000 को जब वो बना था, तो अभी तक केवल एक ही सीएम ऐसा है जो 5 साल पूरे कर पाया है, उसका नाम है नारायण दत्त। इस बात को नोट कर लीजिएगा। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक वो रहे थे। अगली खबर पे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको पूरा परफॉर्मा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डाटा मैंने दे रखा है, कौन कब तक कहाँ से कहाँ रहा था। तो आगे बात करते हैं भाई, नारायण दत्त का बात बता चुका हूँ। रिलेटेड न्यूज़, पौंडीचेरी में भी हाल फिलहाल में ऐसे ही कुछ हुआ है। सीएम नारायण स्वामी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, प्लस वहाँ के जो उपराज्यपाल थे किरण बेदी लिखा है, इसको ठीक कर लीजिए, किरण बेदी, उनको रिमूव कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है। तो इसलिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। प्रेसिडेंट रूल से जुड़ी अन्य बातें क्या हैं? ये कौन से आर्टिकल में आता है? 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी किस में आता है? 352 में। और फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल आता है 360 में। पौंडुचेरी के अंदर जो एरिया है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पौंडुचेरी एक जगह सीमित नहीं है जैसे बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित, ये फैला हुआ है। तो 4 इसके हिस्से हैं, और वो 4 हिस्से अलग अलग राज्यों में हैं। कितने राज्यों में हैं? 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, यहाँ पर ये फैला हुआ है पौंडुचेरी। अब कुछ अन्य बातें हैं इंपॉर्टेंट, देखिए ज़रा।
सीएम का आर्टिकल कौन सा होता है 164, पीएम का कौन सा होता है 75। देखिए पीएम का डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन पीएम को अपॉइंट किया जाएगा मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, ऐसा लिखा गया है। तो वो ऐसा 75 में लिखा गया है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया है पीएम का आर्टिकल। गवर्नर के आर्टिकल की बात करें तो डायरेक्ट आपको मिलेगा 155 में। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ लिखा गया है 52 में। गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। नियुक्ति गवर्नर की कौन करता है, प्रेसिडेंट। सीएम विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल का बनता है, और पीएम लोकसभा में बहुमत पाने वाले, मेजोरिटी पाने वाले दल का बनाया जाता है। और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है जो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी भाग लेते हैं, कौन से, चुने हुए। और एमएलए भाग लेते हैं राज्यों के, कौन से, चुने हुए, इलेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक बजट पेश किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक का बजट वहाँ के सीएम येदुरप्पा ने पेश किया है। तो इस सीएम में कुछ खास बातें नहीं की, उन्होंने बोला जी घाटा चल रहा है कोरोना के चलते, जिसके चलते हम कोई नई स्कीम नहीं ला रहे हैं, लेकिन कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट सीखी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक महार्षि नदी है जिसको मांडोवी नदी भी कहा जाता है, ये गोवा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कर्नाटक में भी बहती है। यहाँ पर वो नए बांध को बजट पैसा देने की बात उन्होंने कही, प्लस 50% रिजर्वेशन कर दिया जाएगा किसानों के बच्चों का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं। पहले ये 40% था, अब इसको 50% कर दिया गया है। प्लस कर्नाटक से एक क्वेश्चन और आ सकता है, हाल ही में विजयनगर जो जिला है वो किस राज्य का बना था, तो ये कर्नाटक का 31वां जिला आपका बना था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट। बजट का डायरेक्ट कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत। लार्जेस्ट बजट इस साल का जो सबसे बड़ा बजट है वो किसने पेश किया है, यूपी ने पेश किया। ध्यान रखिएगा यूपी का सबसे बड़ा बजट है। प्लस एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला पेपरलेस बजट, बिना पेपर का बजट, डिजिटल बजट किस राज्य ने पेश किया, हिमाचल प्रदेश ने। और इंडिया का जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, उसमें कहा गया कि देश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, जो कहाँ बनाई जाएगी, लेह में बनाई जाएगी। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, ट्राई। ट्राई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी, ओटीपी को चेक करेगी कस्टमर के पास पहुंचने से पहले। यानी आप फ़ोन में जब भी पेमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लिंक करते हैं अकाउंट को, तो ओटीपी आपके पास आता है। लेकिन उस ओटीपी के चलते कुछ गड़बड़ घोटाले होने लगते हैं। जैसे कई बार फेक कॉल्स आ जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जी कुछ नहीं करते वो ऐसा करने के बाद आपका ओटीपी मांग लेते हैं, जिससे आपके बैंक खाते उनसे जुड़ जाते हैं, जिससे घोटाला हो जाता है। तो ये सब घोटाला ना हो, इसलिए जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ये हर बार जांच करेगी ओटीपी की कस्टमर्स के पास जाने से पहले। तो ट्राई से जुड़े क्वेश्चन क्या है, ये कब बना था, 1997 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में अंदर है, ठीक है। और इसके जो वर्तमान हेड हैं वो कौन है, पीडी वघेला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बरेली के बीच में एक फ़्लाइट चलाई गई, किसकी, एयर अलायंस, यानी अलायंस एयर जो कंपनी का नाम है, एयरलाइन है ये, उसमें पूरी रूप से वुमेंस डे के ऊपर सारा का सारा जो क्रू था वो वुमेन का था, महिलाएं थी उसमें, पायलट भी और क्रू मेंबर भी। तो ये 8 मार्च को उड़ाया गया। ये किसके अंदर उड़ाया गया है, स्कीम कौन सी थी, ये उड़ान के अंदर उठाया गया है। उड़ान क्या है भाई, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है। ये उड़ान के अंतर्गत 56 नंबर की फ़्लाइट थी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उड़ान वाली को 27 अप्रैल 2017 को, रीजनल फ़्लाइट्स के लिए। रीजनल मतलब प्रांतीय फ़्लाइट्स, ऐसी जगह जहाँ पर फ़्लाइट नहीं आती हैं, वहाँ पर सरकार ने सोचा कि उड़े देश का आम नागरिक को भी मौका मिलना चाहिए, तो छोटी छोटी जगहों के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे सकती है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकेडमी एग्जीबिशन, जिसको लक्ष्य पात्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो ललित कला अकेडमी को लक्ष्य पात्रा भी कहते हैं। तो इसको नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इस एग्जीबिशन को पूर्ण रूप से अटेंड किया था महिलाओं के द्वारा वुमेंस डे के ऊपर। तो स्टार्टअप उन्नति, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टअप उन्नति किसने शुरू किया है, तो महिलाओं को जो व्यापार करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, उद्योग लगाना चाहती हैं, उनके लिए एचडीएफसी बैंक ने इसको स्टार्ट किया है, स्टार्टअप उन्नति। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो इसके सीईओ हैं वो हैं आपके संशोधन, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो टैगलाइन है एचडीएफसी लाइन की, वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट,
आईसीसी ने फेब्रवरी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है आर अश्विन को, जो इंडियन टीम के स्पिनर और बैट्समैन हैं। ये इनको और महिला की तरफ से चुना गया है फेब्रवरी प्लेयर ऑफ टैमी, जो कि इंग्लैंड की ओर से खेलती हैं। इस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत जनवरी 2021 से ही की गई है, और जो पहले बने थे मेल वो थे ऋषभ पंत, और जो महिला थी वो थी शबनम, जो साउथ अफ्रीका से खेलती हैं। आईसीसी से जुड़े क्वेश्चन क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। भारत में स्पोर्ट्स सिटी किसे कहा जाता है, अहमदाबाद। और जो बेस्ट प्लेयर ट्रॉफी दी जाती है आईसीसी के द्वारा वो है गैरफील्ड ट्रॉफी। गारफील्ड ट्रॉफी भारत में सबसे पहले किसको मिली थी, राहुल द्रविड़ को मिली थी, और 2016 में ये ट्रॉफी रविचंद्र अश्विन को भी मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, बीबीसी ने अपने क्रिकेट के प्लेयरों के हिसाब से सूची निकाली है, जिसमें नाम क्रिकेट नहीं सभी स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और इसमें सबसे बड़ा इमर्जिंग प्लेयर दिया है मानू भाकर, जो शूटिंग के प्लेयर हैं। इसका सेकंड एडिशन था ये, और लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी को। तो भाई इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे। कल फिर मिलेंगे। हर एग्ज़ाम के करंट अफेयर इस स्लाइड के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। एचसीएस, यूपीएस, एससीएससी और एचएसएससी, एचपीएससी, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो सब इससे कवर हो जाएंगे। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।